जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो घटनाओं की। पहले, उड़ीसा में जब राज्यपाल पद की शपथ ले रहे थे रघुवर दास, उस समय उस शपथ ग्रहण समारोह में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वह हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था और उस समय कंडीशनल बेल पर था। दूसरी घटना ये कि रांची में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे थे, उस दौरान उनकी गाड़ी के आगे एक महिला कूद गई। सुरक्षा में चूक की ये दो घटनाएं यह बताती हैं कि वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर नजरिया कितना लचर है, कितना सतही है। यह सुरक्षा एजेंसियों की विफलता है और साथ ही यह इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर भी है, क्योंकि ये दोनों घटनाएं कोई बड़ा रूप भी ले सकती थी। लेकिन हादसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इन सुरक्षा चूक को नजरअंदाज कर दिया जाए। इन घटनाओं की गहन जांच की जरूरत है और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगे, इसके लिए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चेक को ज्यादा मजबूत किए जाने की जरूरत है। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना गुडविल जेस्चर दिखाया, उनकी आवभगत की, वो क्या केंद्र से संबंध मधुर बनाने की उनकी कवायद थी, और यह भी कि क्या उन्होंने यह कवायद करने में थोड़ी देर नहीं कर दी। और चर्चा इस बात की भी करेंगे कि आज जिस तरह अर्जुन मुंडा के कार्यक्रम में सरयू राय के आसपास भाजपाइयों को मंडराते देखा गया, उनके साथ फोटो खिंचाते देखा गया, क्या इसके मायने हो सकते हैं। इन सब बातों पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और इन सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा करते हैं। मेरे साथ हैं पंकज प्रसून जी। आप सब इनको जानते हैं, आप सब इनको पहचानते हैं, आप सब इनके प्रशंसक हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं, बात करेंगे झारखंड की राजनीति पर और झारखंड की जो राजनीति में जो चल रहा है, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, उन सब मुद्दों पर आज पंकज जी से बात करेंगे। पंकज जी, आपका स्वागत है। आनंद जी, बहुत बहुत आभार। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, जोहार। मुझे हमेशा अच्छा लगता है आपके साथ बातचीत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रधानमंत्री मोदी आए थे झारखंड में, खूंटी में उनकी सभा थी, और आज जमशेदपुर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के यहाँ काली पूजा का भोग था। कल की सभा में दीपक प्रकाश मुझे तो कम से कम नजर नहीं आए, और ये चर्चा का विषय था कि 6 महीने पहले तक जो व्यक्ति झारखंड भाजपा का सर्वे सर्वा था, अभी भी वे राज्यसभा के सांसद हैं, सारी योजनाएं तय करते थे, भाजपा की दशा दिशा तय करते थे, वे नदारद रहे। दूसरी तरफ आज अर्जुन मुंडा के यहाँ जो काली पूजा का भोग का प्रसाद बंटता है, हर साल बंटता है और हजारों लोग आते हैं। बहुत सुबह से शाम तक करीब 50,000 60,000 से ज्यादा लोग आते हैं। राज्य भर के बड़े नेता आते हैं, आज भी आए थे। इसमें सरयू राय गए थे। अभी तक हमने देखा था कि बीजेपी के नेता सरयू राय के आमने सामने पड़ने पर नमस्कार करके अपनी राह पकड़ लेते थे, लेकिन आज अर्जुन मुंडा के यहाँ जो भोग का कार्यक्रम था, उसमें सरयू राय ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए थे। महफिल एकदम उनके इर्द गिर्द घूम रही थी। जो नेता भाजपा का जाता था, उनसे मिलता था, उनके पास बैठता था, उनके साथ फोटो भी खिंचवाता था। तो ये जो नजरिया देखने का है कि हवाओं का रुख बदलता हुआ देखकर कैसे लोग अपने धारणाएं, अपने विचार और अपना बर्ताव बदल लेते हैं, ये उसकी बहुत बड़ी वानगी थी। सरयू राय वहां से मुश्किल से रहते 10-15 मिनट रहते, भोग प्रसाद लेके निकल जाते। उनको वहां से निकलने में 2 घंटे लगे। तमाम सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ तक कि भाजपा के क्षेत्रीय जो संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, कर्मवीर सिंह जो संगठन महामंत्री है, सारे लोगों से उनकी मुलाकात हुई। काफी देर तक लोगों से, नेताओं से मिलते रहे, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सरयू राय भाजपा में नहीं है। तो इस बदली हुई परिस्थितियों को आप किस नजरिए से देखते हैं? दीपक प्रकाश की कोई खोज खबर न लेना, और सरयू राय भाजपा में आएंगे नहीं आएंगे कोई नहीं जानता, भविष्य के गर्भ में है क्या हो रहा है, लेकिन कैसे लोगों के देखने का नजरिया बदल जाता है, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आनंद जी, पिछले कई दिनों से कई तरह की चर्चाएं झारखंड में है, लेकिन मैं उन चर्चाओं को न
पर न जाकर सीधे ठोस बात करना चाहूंगा। जब लक्ष्मीकांत वाजपेयी झारखंड भाजपा के प्रभारी बनकर आए, तो उन्होंने अपना पहला बयान जो दिया था देवघर में, वो ये था कि परिवार को जोड़ना है। और परिवार को जोड़ने का मतलब जब पत्रकारों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि कई लोग कतिपय कारणों से हमारे परिवार से बिछड़कर अलग-अलग चले गए हैं। वैचारिक रूप से वे भाजपा संघ के करीब हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण वो चले गए। और उसी वक्त से, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई थी, पहले बाबूलाल मरांडी का प्रदेश अध्यक्ष बनना, उसके बाद ये चर्चा होना कि जो बरकट्टा के जो विधायक हैं निर्दलीय अमित यादव, जी वो बीजेपी के संपर्क में हैं। कभी कभार सरयू राय के बारे में भी इस तरह की चर्चा हो जाती है कि वो बीजेपी में दोबारा आ सकते हैं, नहीं आ सकते, वो आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता। लेकिन जो भी लोग वैचारिक रूप से जिन्होंने बीजेपी को सींचने का काम किया, जो जुड़े रहे, जिन्होंने जवानी लगाई है इस पार्टी को खड़ा करने में, उनको एक साथ लाना है, इकट्ठे करना है। ये बीजेपी हाईकमान का निर्देश भी है और इसे खुलकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा भी था। दूसरी बड़ी बात कि जब आपने कही कि सरयू राय कोई बीजेपी से नाराज होके या किसी तरह वैचारिक रूप से वो कुछ हो, इस वजह से नहीं गए थे। आज भी उनके संबंध हमेशा बीजेपी के सभी नेताओं के साथ अच्छे रहे हैं। अर्जुन मुंडा की आपने बात कही, अर्जुन मुंडा के साथ हमेशा अच्छा संबंध रहा है। किसी भी बीजेपी नेता से उनके संबंध खराब नहीं रहे हैं, सिवाय एक के। अब वो इकलौता नेता नहीं है, वो किसी संवैधानिक पद पर है। तो अब बीजेपी में कोई ऐसा नहीं रहा जिसे लेकर सरयू राय के मन में किस तरह की दुविधा हो, किस तरह की कड़वाहट हो, कटुता हो। तो रिश्ते अच्छे हैं, आएंगे नहीं आएंगे वो बाद की बात है, वो राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी वो पार्टी का निर्णय है, दोनों तरफ की पार्टी का, कि ये क्या फैसला करते, भाजपा क्या फैसला करते। लेकिन संबंध हैं, संबंध थे और मुझे लगता है संबंध रहेंगे। हाँ, बीच में आपने बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी के नेता सरयू राय से मिलने से इसलिए डरते थे कि उन्हें लगता था कि कहीं सरयू राय के ज्यादा करीब दिखने से पार्टी हाईकमान न नाराज हो जाए, हाईकमान के नीचे जो क्षेत्रीय हाईकमान थे वो न नाराज हो जाए, क्योंकि इनकी नाराजगी का ज्यादा डर था। तो अब दोनों डर दूर हुआ है। जब प्रभारी अगर किसी नेता की तारीफ कर रहा हो, जब बड़े बड़े नेता दिल्ली में सरयू राय से मिल रहे हों, तब जो झारखंड स्तर के जो नेता हैं, इन्हें भी लगा कि अब कोई हर्ज नहीं है और इसलिए वो संपर्क बढ़ा है। अब अर्जुन मुंडा ने आपने कहा उनके यहाँ इतना समय दिया, बाबूलाल मरांडी कई बार मिलते रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा था आदित्यपुर में कोई काली पूजा का पंडाल था, वहां संगठन मंत्री करमवीर सिंह थे, बीजेपी के सांसद थे, बाबूलाल मरांडी को हमने देखा, मतलब बाल मुकुंद सहाय थे। तो ये सारे लोग जब थे, जब बड़े बड़े नेता उनके साथ हैं, तो फिर जब छोटे नेताओं का भी इंटरेक्शन बढ़ा है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो आपने एक जो महत्वपूर्ण बात कही कि सरयू राय आएंगे या नहीं आएंगे। देखिए, जब परिवार जोड़ने की बात होती है, जब लक्ष्य बड़ा हो, 2014 चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी का मुझे एक भाषण याद आता है। उन्होंने कहा कि जब परिवार पे बाहर का संकट हो और जब आप बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो परिवार में छोटी-मोटी लड़ाइयां हैं वो भूलनी पड़ती हैं। तो जब एकजुट करने की बात हो, जब लड़ाई बड़ी हो, फलक बड़ा हो, तो एक पर्सनल ईगो का कहीं ना कहीं जो वो टच होता है वो नहीं होना चाहिए, और शायद यही बात दोनों तरफ से कही भी जा रही है। जी जी हाँ। दीपक प्रकाश क्यों गायब हो गए, इस पर आपको कुछ क्या लगता है? देखिए, दीपक प्रकाश, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है दीपक प्रकाश बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 30 साल से वो पार्टी में लगे हुए हैं। उन्होंने काफी कुछ दिया है पार्टी को, पार्टी ने भी उन्हें बदले में काफी कुछ दिया। दीपक प्रकाश ने खुद भी आज से 5 साल पहले नहीं सोचा होगा कि वो झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो राज्यसभा जाएंगे। उम्मीद से ज्यादा बढ़कर दिया पार्टी। दीपक प्रकाश को न किसी ने नेग्लेक्ट किया है, न पार्टी ने, और न दीपक प्रकाश नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। दायित्व होता है बीजेपी और संघ के अंदर। अभी जो उनके पास जो दायित्व था प्रदेश अध्यक्ष, उस समय ज्यादा एक्टिव दिखना था, दिख भी रहे थे। अभी वो सिर्फ राज्यसभा सदस्य हैं, संगठन में करने को कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री के स्टेज पे भी प्रोटोकॉल के लिहाज से वो कहीं नहीं फिट बैठ रहे थे, इसलिए नहीं है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दीपक प्रकाश पुराने कार्यकर्ता हैं,
वैचारिक रूप से भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं। जो भी भूमिका उन्हें दी जाएगी वो निभाएंगे और निकट भविष्य में उन्हें जिम्मेदारियां दी जाने की संभावना है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा। जी, कल आपने भी एक वीडियो बनाया था, मैंने भी बनाया था। ये जो हेमंत सोरेन का जो बदला-बदला सा जो तेवर है, जो पहले हर चीज़ का ठीकरा केंद्र पर फोड़ते थे, ये कहते थे कि हमें केंद्र के इशारे पर परेशान किया जा रहा है, ईडी जब चाहे हमको पकड़ ले, हम जेल जाने से नहीं डरते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के जो अंदाज़ था उनका और जो राज्य सरकार का अंदाज़ है, ये ठीक है कि प्रधानमंत्री की हैसियत से आ रहे थे, राज्य सरकार का दायित्व था कि उनका अच्छा स्वागत करता। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन पूरी तरह से एकदम नतमस्तक दिखे, प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने पलक पांवड़े बिछा दिए। ये बदला हुआ जो अंदाज़ है हेमंत सोरेन का, ये क्या है? कहीं ये ईडी की किसी कार्रवाई का डर है या इसके पीछे क्या आपको नज़र आता है? मैं 2 कहानी बताता हूँ आनंद जी। एक बार आपको याद होगा कि जी। प्रधानमंत्री जी देवघर आए थे। देवघर में जब हाँ। प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने देखा कि जिस मैदान में उनकी जनसभा थी, वहां चारों ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैनर, पोस्टर वगैरह सब लगा हुआ था। सभा खत्म हुई, प्रधानमंत्री लौट गए। हेमंत सोरेन भी उस स्टेज पे थे प्रधानमंत्री के साथ। लौट गए, ठीक सभा के बाद 1 घंटे के अंदर बाबूलाल मरांडी जी को कॉल आता है कि आप तुरंत दिल्ली आइए। बाबूलाल मरांडी फ्लाइट पकड़ के दिल्ली जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या है? मेरी समझ में नहीं आया कि जिस शख्स को मैं भारत का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री बोल रहा हूं, मेरी सभा में उसी पार्टी का इतना बैनर, पोस्टर, झंडा कैसे दिख रहा है? क्योंकि उस टाइम बाबूलाल मरांडी किसी पद पे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मेरी कोई भूमिका नहीं है इसमें, जिनको पार्टी चलाना था, जो संगठन चलाना था और जिन्होंने फैसला किया, आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक वैसा ही सिचुएशन अभी दिखा प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान। आपने भी बोला, राजधानी की सड़कों पर सिर्फ राज्य सरकार का बैनर, पोस्टर दिखा। हेमंत सोरेन की जो आपने बात की कि कैसे प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक, मैं नहीं कहूंगा, वो उनके हिसाब से वो प्रोटोकॉल निभा रहे थे, एक मुख्यमंत्री को करना भी चाहिए। लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके बिहेवियर से ये लगा कि कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की सिचुएशन समझिए, 5-5 बार ईडी का समन हो चुका है। वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट में क्या हुआ वो सारा झारखंड जानता है। अब उनके पास ऑप्शन क्या है कानूनी रूप से? शायद ईडी के सामने या तो खुद ही पेश हो जाए और नहीं तो ईडी अपने तरीके से उन्हें अपने सामने पेश करेगी। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि हेमंत सोरेन के पास विकल्प कितने हैं? हेमंत सोरेन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है बचने के लिए। 5 ईडी के समन के बाद कानूनी रूप से उनके लिए स्पेस घटता जा रहा है। उनको पता है कि आज न कल उन्हें ईडी के सामने जाना है और आजाद भारत के इकलौते ऐसे वो मुख्यमंत्री होंगे जो कार्यकाल में रहने के दौरान 2-2 बार ईडी के सामने पेश होंगे, लाख इधर उधर प्रयास करने के बावजूद। तो ये कलंक तो उनके माथे पे रहने वाला है। दूसरी बात, अब क्या किया जाए कि जिससे और ज्यादा सख्ती न हो? तो आदमी मजबूरी में बहुत कुछ करता है, भले ही दिखाता नहीं है। हर पहलवान लड़ने से पहले कहता है कि सामने वाले को मैं उसकी औकात बता दूंगा, लेकिन कम से कम पहलवान तो जानता है। हेमंत सोरेन को पता है के बीच कुछ भी कह देना वो अलग बात है। मुश्किल से 2-4 सांसद वाली पार्टी हैं वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं। उन पार्टियों का आधार भी बहुत मजबूत है और इनको भी पता है कि वो बड़ी पार्टियों के साथ बहुत लंबे वक्त तक टकराव मोल लेकर नहीं रह सकते। शायद किसी ने उन्हें सही सलाह दी होगी, उसी रास्ते पे बढ़ रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बचने के चांसेस हैं। उम्मीद तो है कि यही 1-1.5 महीने में कुछ होगा बड़ा। मतलब देर हो गई है उनकी तरफ से, अब है देर हो गई है, काफी कुछ बोल दिया है। अब तो बॉल आसमान में है, अब तो या तो सामने में कुछ नहीं है, जो करना है वो सामने वाला करेगा। जी। अच्छा, एक गंभीर मसला है, आपने भी कुछ दिन पहले ध्यान दिलाया था, अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ओडिशा के राजभवन में जिस दिन राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था, उसकी एक तस्वीर आपने दिखाई थी और उसमें एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया था जो कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता मुजरिम है। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि जिस आदमी को सजा हो गई हो किसी मामले में, वो आदमी वहां पर मौजूद था, तो अपने आप तो गया नहीं होगा।
राजभवन में तो बिना बुलाए, बिना अतिथियों की लिस्ट में नाम शामिल हुए कोई अंदर जा नहीं सकता है, तो किसी न किसी ने उसका नाम शामिल कराया होगा। तो ये कितना गंभीर मामला आपको लगता है कि ऐसी हाई सिक्योरिटी जगह में कोई ऐसा आदमी जिसको सजा हुई हो, कंडीशनल बेल पर हो और वो राजभवन पहुँच जाता है शपथ ग्रहण समारोह में। क्या ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए या संबंधित राज्य सरकार के लिए ये गंभीर चिंता की बात नहीं लगती आपको? पिछले कुछ वक्त से झारखंड में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरे देश को चिंतित होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के जी, कारकेड में किसी महिला का अचानक छलांग लगा देना। वो महिला जी, इस बार किस्मत अच्छी थी सिक्योरिटी एजेंसियों की कि वो घरेलू महिला निकली। हो सकता है कोई फिदा, जी, ये चिंता का विषय है कि नहीं। बिल्कुल। किसी राज्यपाल का जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, उड़ीसा के राजभवन में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो साधारण क्रिमिनल नहीं है, उस पे हत्या का जुर्म साबित हो चुका है। एक हत्यारा जिसे कोर्ट ने ये आरोपित किया है, वो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है। किसी क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। कल को भगवान जी, न करे उसके दिमाग में कुछ गलत होता तो हो सकता है कि बिल्कुल। उसमें कई वीवीआईपी मौजूद थे। जी, राज्यपाल जो है रघुवर दास, उनका नुकसान न करके बीजेपी के ही किसी दूसरे नेता का वो कुछ नुकसान कर देता तो ये ऐसा नहीं है। देखिए सी बातें उतना बड़ा क्रिमिनल किसी राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजभवन में क्या कर रहा था। और बड़ा सवाल जी, ये है, ये सिर्फ सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये खुफिया एजेंसियों का भी फेल्यूर है कि कैसे वो गया। कौन वो आदमी था जो इस तरह के क्रिमिनल को किसी राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में लेकर गया। पहचान होनी जी, चाहिए जी, समय रहते। इसे जी, हल्के में लेना, चाहे वो प्रधानमंत्री के कार्यालय के सामने जंप करने का मामला हो या राज्यपाल के शपथ ग्रहण में किसी हत्यारे के घुसने का मामला हो, ये साधारण विषय नहीं है। इसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जी, जी। तो पंकज जी आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा। आपने कुछ बहुत ज़रूरी बातें बताई हम लोग हमारे दर्शकों को। पहली की ये कि सुरक्षा में चूक जो है वो कहीं न कहीं झारखंड में जो प्रधानमंत्री के काफ़िले के साथ हुआ या जो उड़ीसा के राजभवन में हुआ, ये एजेंसियों के लिए बहुत गंभीर चिंता का विषय है और सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरा कि हेमंत सोरेन ने अब जो जेस्चर दिखाया था प्रधानमंत्री की यात्रा में, वो काफ़ी देर से उन्होंने दिखाया और उनके लिए ट्रेन अब लगभग प्लेटफ़ॉर्म से निकल चुकी है और उनके हाथ में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो ये और तीसरा कि सरयू राय भाजपा में आएँगे या नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन हवा का रुख देखकर लोग किस तरह पाला बदलते हैं, ये भी हमने जान लिया। तो पंकज जी आज की चर्चा अच्छी रही, सार्थक रही। किसी और दिन, किसी और विषय पर आपसे मुलाकात करेंगे। समय हो गया 20 मिनट से ज़्यादा हो गए, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो इजाज़त आपसे लेता हूँ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।